हमारा आज का टॉपिक है मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ के बीच में टेंशन क्यों होती है। ये तो एक डायनामिक कॉम्प्लेक्स है जो अक्रॉस कल्चर्स मेरे ख्याल से सब जगह होता है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं एक जगह होता है, हर कल्चर में मिल और डॉटर इन लॉ के बीच में टेंशन होती ही है। और ये क्यों होती है? क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं, मिक्स इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स हैं। लेकिन मेनली मुझे लगता है पावर स्ट्रगल, कि मिल को लगता है कि मदर इन लॉ को कि वो भूल जाती है कि सास भी कभी बहू थी, कि ये मेरा घर है और मेरे बच्चे पे मेरा इन्फ्लुएंस रहे, सन पे मेरा ही पावर रहे, मेरे ही कंट्रोल रहे। और जो बाहर से लड़की आती है वो सोचती है कि अभी वो आई है, उसको कंपेनियनशिप बनानी है, उसको ट्यूनिंग बनानी है अपने हस्बैंड के साथ, तो एक इंडिपेंडेंट रिलेशन बनाने की वो भी कोशिश करती है। बट जो सासू माँ होती हैं, मदर इन लॉज, उनको लगता है कि उनके बेटे पे उनका पावर कम ना हो जाए, तो पावर स्ट्रगल, टेरिटरी स्ट्रगल समझ लो आप, ये सबसे बड़ा रीज़न है आपस में जो टेंशन क्रिएट करता है एक मिल और डॉटर इन लॉ के बीच में। दूसरा, आई थिंक एक जनरेशनल गैप भी होता है। जो पुराने टाइम की ट्रेडिशनल सोच थी, वो आजकल, वो वाली सोच आजकल है नहीं डॉटर इन लॉज की। तो वो चीज़ें भी डिफरेंट हैं, उनका एक थिंकिंग डिफरेंट था, आजकल का डिफरेंट थिंकिंग है। उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनका ब्रिंगिंग के भी रूल्स कौन सेट करेगा, कैसे होने चाहिए। आजकल प्रैक्टिकल, इंडिपेंडेंट और आजकल डिफरेंट रूल्स है बच्चों को अपब्रिंग करने के, पहले अलग होते थे। इसमें फिर क्या होता है कि सन बीच में इनके मिडल में फंस जाता है बेचारा। तो फिर जेलेसी, रिजेंटमेंट और ये सब फैक्टर्स आ जाते हैं कि कौन किसकी तरफ है। हमारे पंजाबियों में एक कहावत है, तवा होए चोपड़ा ते रोटी क्यों सड़े, मुंडा होया चंगा ते न्यू क्यों लड़े। तो इसमें लड़के को एक बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर उसका 5 नंबर है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो वो बुध का नंबर है, मरकरी, तो वो बैलेंस बना लेगा। अगर उसका 5 नंबर नहीं है तो उसको रेमेडी लेनी पड़ेगी पक्का। तो बैलेंस बनाने में बच्चा कई बार बीच में फंस जाता है, एज अ सन और एज अ हस्बैंड। तो उसको समझ नहीं आता कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जज करना गलत एक दूसरे को, और फिर रिजेंटमेंट, फिर ये सब शुरू हो जाता है। तो उसको बहुत बुरा लगता है कि क्योंकि उसके लिए तो दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, वाइफ भी और मदर भी। आई थिंक एक रीज़न लैक ऑफ एम्पैथी भी है, क्योंकि डॉटर इन लॉ सोचती है मैं बाहर से आई हूँ तो मुझे मदर इन लॉ ज़्यादा अच्छे से समझे, और मदर इन लॉ सोचती है कि ये बाहर से आई है तो ये हमारी बातें अच्छे से समझे। तो दोनों एडजस्ट करने की बजाय कई बार रिसेंटमेंट हो जाती है, और फिर वो पोजेसिवनेस, जेलसी में कन्वर्ट हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, दूसरे को एक दूसरे को गलत जज करने लगते हैं। जबकि कुछ ऐसा होता नहीं है, वो बस एक माइंडसेट होता है उनका कि वो एडजस्ट करने से ज़्यादा एक दूसरे को डिसरिस्पेक्टफुल करने लग जाते हैं। और आई थिंक ये नहीं होना चाहिए इन रिलेशनशिप्स में, क्योंकि ये बहुत फॉरएवर वाले रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत वैल्यूबल रिलेशनशिप्स होते हैं। एक सोशल प्रेशर भी रहता है, मैंने देखा है डॉटर इन लॉज पे। मदर इन लॉज को लगता है वो ऐसी होनी चाहिए, सबको प्लीज़ करें, और वो एक इतना अच्छा बन के दिखाएं कि वो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता डॉटर इन लॉज के लिए प्रैक्टिकली। तो वो डॉटर इन लॉज के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि वो जो एक आइडियल पिक्चर होती है ना, कि सबको खुश रखे, सबको हाँ हाँ बोले, सबको प्लीज़ करे, कभी जवाब मत दे, वो सब प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में, रूटीन में हो नहीं पाता। तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है डॉटर इन लॉज के लिए भी कि मैं तो ये वाली पिक्चर, इमेज नहीं बना पाऊंगी। तो फिर उनके बीच में तब भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नॉट ऑन विनिंग। दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। पोजेसिवनेस से और मिसअंडरस्टैंडिंग से, गलत जज करने से तो लड़ाइयाँ बढ़ती हैं और टेंशन रहती ही है। तो जो मेन फोकस विनिंग पे नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए। तो ये कोई पावर गेम नहीं है,
ये एक रिश्ता है, ये सास को भी सोचना पड़ेगा, सास भी कभी बहू थी। तो वही है कि ना उसका घर था, ना जो आने वाली है उसका है, और आगे वो जिसको देगी ना उसका है, और अगर मानो तो जिसका था उसका भी है, इनका भी है, और आगे जिसको देंगे उसका भी है। तो ये आप जैसे मर्जी समझ लो कि ना सास पीछे से लेकर आई है, ना बहू लेके जाएगी, ना आगे उसकी बहू लेके जाएगी। तो ये बहुत हार्ड फैक्ट है कि सब बहुओं का इक्वल प्यार और रिस्पेक्ट और ये सब करना चाहिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये बहुत एक अच्छा लाइन है जो सब कुछ इसमें क्लैरिटी दे देता है रिलेशनशिप्स की। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि 2 नंबर पीस मेकर का, 3 नंबर 6 नंबर नर्चरिंग, बहुत अच्छी केयरिंग, और 9 नंबर वाइस एडवाइस देना, ये 3 नंबर्स मदर इन लॉज के मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं एज़ पर न्यूमरोलॉजी। और जिनके हैं मदर इन लॉज के ये नंबर, वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि यही अच्छी बनती हैं मदर इन लॉज, मतलब मेरे हिसाब से टॉप यही हैं। और बाकी 4 नंबर भी अच्छे स्टेबल होती हैं, और 3 नंबर वाली बहुत जॉयफुल एक्सप्रेसिव होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली यही अच्छी हैं, बहुत सब में कोई ना कोई क्वालिटी तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा 1, 5 और 8 नंबर। 1 नंबर मेरा भी है। 1 नंबर थोड़ा सा कभी कभी बॉसी हो जाती हैं, और 5 नंबर थोड़ी डीप इमोशनल हो जाती हैं, और 8 नंबर थोड़ा कंट्रोल। तो बाकी नंबर सारे अच्छे हैं। तो मुझे लगा कि मैं ये व्लॉग बना रही हूँ तो थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी को भी ऐड कर दूँ, अपना नंबर गेम भी पावर गेम के साथ लगाकर बताऊँ आपको कि। तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो अगर एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड करोगे, और ये नहीं सोचोगे कि ये कोई गेम है आपको जीतना है, और आप एडजस्ट करने की कोशिश करोगे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे एक दूसरे के साथ, और प्यार से रहोगे सोच के कि ये मेरी बेटी है, वो सोचे ये मेरी मम्मी है, तो ये रिलेशनशिप बहुत प्यारा है। जैसे एक डॉटर और मदर का बॉन्ड होता है, वो बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। बस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, पॉजिटिव मत हो, इनसिक्योर मत हो। और हस्बैंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो बीच में आ जाता है, तो मिडिल में उसको दोनों को बैलेंस करके चलना है। और यही सोचा था मैंने, और यही मैंने सोचा ब्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आपकी मदर इन लॉज के क्या नंबर है, और आप मेरी बात से सेटिस्फाइड हो या नहीं। थैंक यू सो मच।